हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः स्वागत है आपका। और आज का विषय है महान विचारक प्लेटो और अरस्तू के राजनीतिक विचारों की तुलना, अर्थात उसके राजनीतिक विचारों में अंतर। जैसा कि आपको मैंने पिछले कुछ वीडियो में प्लेटो और अरस्तू के बारे में विभिन्न विचारों के बारे में बताया, चाहे वह न्याय सिद्धांत प्रणाली हो, चाहे वो राज्य संबंधी विशेषताएं हों, चाहे वह अन्य विचार हों। आज इस वीडियो के माध्यम से हम प्लेटो और अरस्तू के कुछ राजनीतिक विचारों की तुलना करने जा रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि जो दोनों महान विचारक हैं उसमें सबसे पहले हम प्लेटो का जिक्र कर लेते हैं, फिर उसके साथ साथ हम अरस्तू के विचारों का जिक्र करेंगे और दोनों में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो दिखाई दे रहा है वो है प्लेटो का राजनीतिक विचार, जिसमें सबसे पहले जो बताया गया है कि जो प्लेटो है वो एक यूनानी दार्शनिक विचारक हैं, यूनानी राजनीतिक विचारक हैं और प्लेटो जी को आदर्शवाद का पिता कहा जाता है। साथ ही साथ प्लेटो ने अपनी जो न्याय की कल्पना की थी वो आंतरिक आत्मा से संबंधित बताई थी कि वो हमारे अंदर की आत्मा का भाव है जो हम कार्य करते हैं। अगर हमारे आंतरिक आत्मा से अच्छा कार्य, अच्छी भावना निकलती है, लोगों के प्रति न्याय की भावना निकलती है, वही एक प्रकार से मेरा न्याय है। इट मीन्स प्लेटो का न्याय है। उन्होंने आगे चलकर बताया कि जो मेरा न्याय है यानी प्लेटो का जो न्याय है, उन्होंने कहा वह कर्तव्य मूलक है, अर्थात वह कर्तव्य पर बल देता है। जिस प्रकार से उन्होंने समाज को 3 भागों में बांटा था, राजा का कार्य ज्ञान विवेक बुद्धि से राज्य को चलाना, सैनिक का कार्य साहस से राज्य की रक्षा करना और उत्पादक वर्ग का जो है उत्पादित वस्तुओं पर नियंत्रण स्थापित करना। तो उन्होंने कहीं ना कहीं समाज को 3 वर्गों में बांटकर उनके कर्तव्य निर्धारित कर दिए थे। साथ ही साथ उनकी जो प्लेटो की विधि है वो निगमनात्मक विधि है। उन्होंने निगमनात्मक विधि का जो है वर्णन किया है। और जो प्लेटो का दार्शनिक विश्लेषण है वह सत्यम शिवम सुंदरम पर आधारित है। आगे देखते हैं कि प्लेटो ने राज्य की उत्पत्ति के लिए जो है 3 वर्ग बताए थे कि राज्य की उत्पत्ति इन 3 वर्गों पर आधारित है। उसमें पहला वर्ग था शासक, दूसरा वर्ग था सैनिक और तीसरा वर्ग था उत्पादक वर्ग। शासक का काम राज्य को चलाना, सैनिक का काम राज्य की रक्षा करना और तीसरा जो है उत्पादित जो वस्तुएं थी उन पर नियंत्रण रखना। प्लेटो ने आदर्श राज्य के लिए दार्शनिक राजा की कल्पना की थी कि जो राजा है वो दार्शनिक होना चाहिए, दूरदृष्टि वाला होना चाहिए और अगर उसको राज्य में राज करना है, राज्य को बेहतर तरीके से चलाना है तो वह निरंकुश भी हो सकता है। आगे प्लेटो ने संपत्ति से, धन से, दौलत से जो शासक वर्ग को और सैनिक वर्ग को दोनों को दूर रखने की बात कही थी कि जो शासक है अर्थात शासन चलाने वाला जो मुखिया है वो और सैनिक वर्ग दोनों दूर रहें। साथ ही अगले पॉइंट के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि जो प्लेटो हैं वो लोकतंत्र के घोर विरोधी हैं। लोकतंत्र के घोर विरोधी का मुख्य कारण उनके जो गुरु थे प्लेटो के, दार्शनिक राजा सुकरात, उनको कहीं ना कहीं लोकतंत्र में ही फांसी अर्थात मौत की सज़ा सुनाई गई थी। तो इस बात से आहत होकर वह लोकतंत्र का विरोध करते हैं। और प्लेटो की वैसे तो कई पुस्तकें हैं, परंतु प्रसिद्ध पुस्तकों में द रिपब्लिक और द लॉज का वर्णन किया जाता है। ये 2 फेमस पुस्तकें हैं उनकी। इसी तरीके से अब हम आपको जो है अरस्तू के बारे में बताएंगे कि अरस्तू ने न्याय से संबंधित, राज से संबंधित किन बातों की चर्चा की है। एक बार आप पुनः प्लेटो का राजनीतिक विचार देख लें और जैसे ही आप अरस्तू का देखेंगे तो आपको तुलनात्मक रूप से अध्ययन हो जाएगा। तो उसके लिए हमें चलना पड़ेगा जो है अरस्तू के राजनीतिक विचारों में। तो अरस्तू की अगर बात करें तो वह
प्लेटो के शिष्य थे, प्लेटो के शिष्य माने जाते हैं, और वह भी जो है यूनान से संबंध रखने वाले विचारक थे, वो भी यूनानी विचारक थे और प्लेटो के शिष्य थे। अरस्तु को जो है यथार्थवाद का पिता कहा जाता है। जहाँ प्लेटो को आदर्शवाद का पिता कहा जा रहा था, आदर्शवादी वो व्यवस्था में विश्वास रखते थे, वहीं जो अरस्तु हैं वो यथार्थवाद में विश्वास रखते हैं और यथार्थवाद वास्तविकता का जो उन्हें पिता कहा जाता है। उसके बाद अरस्तु ने अपनी न्याय की धारणा सद्गुणों पर आधारित समूह के आधार पर की, कि सद्गुण ही सद्गुण यानी कि मानव के जो गुण हैं, व्यक्ति के जो गुण हैं, वो एक समूह के रूप में निकल कर आएँ और व्यक्ति का समाज का भला करें, तो समझ लीजिए व्यक्ति को भी न्याय मिल जाएगा। वहीं जो प्लेटो हैं उन्होंने आत्मा पर आधारित बताए। उसके बाद अरस्तु ने जब न्याय की कल्पना सद्गुणों पर या सद्गुणों के समूह पर की, तो उन्होंने आगे चलकर अपने न्याय को दो भागों में बांटा था, एक संपूर्ण न्याय और एक विशेष न्याय। आगे हम चलते हैं कि अरस्तु का जो न्याय है वो अधिकार मूलक है, अधिकार मूलक, जबकि प्लेटो का न्याय क्या था, कर्तव्य मूलक। तो यहाँ ध्यान रखना है कि अरस्तु का न्याय जो है अधिकार मूलक है और प्लेटो का कर्तव्य मूलक है। आगे 5वां पॉइंट, अरस्तु की जो विधि थी वो आगमनात्मक है और जो प्लेटो की विधि थी वह निगमनात्मक थी। तो अरस्तु आगमनात्मक विधि में विश्वास रखते हैं और प्लेटो निगमनात्मक विधि में विश्वास रखते हैं। तो इसी तरीके से हम इनका तुलनात्मक अध्ययन करते जा रहे हैं। 6ठे पॉइंट की अगर बात करें तो अरस्तु जो है वो राजनीतिक विश्लेषण के लिए यथार्थवाद और वास्तविकता, यानी कि यथार्थवाद और वास्तविकता एक ही बात है, रियलिटी पर विश्वास रखते हैं। वो जो उनका जो सत्यम सेवम सुंदरम पर था प्लेटो जी का। आगे कहीं ना कहीं जो प्लेटो ने राज्य की उत्पत्ति के लिए 3 वर्गों की बात कही थी, शासक, सैनिक और उत्पादक वर्ग की, परंतु प्लेटो उनके विपरीत कहते हैं कि राज्य की जो उत्पत्ति हुई है वो स्वाभाविक रूप से हुई है, कामवृत्ति के रूप में हुई है। जो इसका जो संस्था बनी पहले परिवार, तो परिवार का जो गठन हुआ है वो स्वाभाविक कामवृत्ति के लिए हुआ है। उसके बाद सामाजिक और आर्थिक पूर्ति के लिए जो है गांव की कल्पना की है उन्होंने, कि गांव का निर्माण हुआ है। अगर स्वाभाविक कामवृत्ति के लिए तो परिवार को, सामाजिक आर्थिक पूर्ति के लिए उन्होंने ग्राम यानी गांव को, और आगे चलकर बताया कि सुरक्षा के लिए जो है राज्य का निर्माण हुआ है। तो ये तीनों चीज़ें कहीं ना कहीं राज्य की उत्पत्ति के कारण हैं या उसके निर्माण के सहायक तत्व हैं, या इन्हीं के कारण राज्य की उत्पत्ति हुई है। आगे चलकर अरस्तु का जो अगला पॉइंट है वो है कि अरस्तु ने एक आदर्श राज्य के लिए संविधान का होना आवश्यक बताया है, कि संविधान का सम्मत होना अर्थात संविधान का संपूर्ण होना, संविधान का होना बहुत ज़रूरी है, तभी आदर्श राज्य की हम कल्पना कर सकते हैं। वो निरंकुशता पर आधारित नहीं होना चाहिए। जबकि प्लेटो ने क्या कहा था कि आदर्श राज्य उनके लिए दार्शनिक व्यक्ति चला सकता है, दार्शनिक राजा होना चाहिए, और वो निरंकुश भी हो सकता है अगर जो राजा है। परंतु यहाँ अरस्तु का कहना है कि आदर्श राज्य वही है जो संविधान के अनुरूप चले और उसमें किसी भी निरंकुश राजा, तानाशाही राजा का कोई शासन नहीं होना चाहिए। अरस्तु ने अगली बात बताई है कि उन्होंने कहा है कि संपत्ति को व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए आवश्यक माना है। अरस्तु ने तो संपत्ति को व्यक्ति के विकास के लिए ज़रूरी माना है। वहीं प्लेटो क्या कह रहे थे कि जो शासक वर्ग है, सैनिक वर्ग है, वो संपत्ति से बहुत दूर रहे। साथ ही साथ उन्होंने संपत्ति से नहीं, औरत से भी दूर रहने की बात कही। आगे अगला पॉइंट है कि अरस्तु ने राजतंत्र को तो उत्तम माना है और लोकतंत्र को उससे भी ज़्यादा ऊपर अर्थात सर्वोत्तम माना है। अगला पॉइंट है कि जो अरस्तु हैं उनकी प्रसिद्ध पुस्तक जो है द पॉलिटिक्स है, उस द पॉलिटिक्स के वो जन्मदाता हैं, राजनीतिक शास्त्र के जन्मदाता है, राजनीति के जन्मदाता है। इस तरीके से मैंने लगभग 11 पॉइंटों में दोनों का वर्णन करने का प्रयास किया है। यह इनका तुलनात्मक अध्ययन है, प्लेटो और अरस्तु के राजनीतिक विचारों का तुलनात्मक अध्ययन। इस तरीके से आप जो है दोनों पॉइंटों के माध्यम से इनको जो है परिभाषित कर सकते हैं कि किस प्रकार से प्लेटो और अरस्तु ने राजनीति के क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आई होप कि आप इसी तरीके से जो है मेरे चैनल का लाभ लेते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।